अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमने डिस्कस की थी। ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी को हमने सिंपल डिफाइन किया था कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस प्लस वन आयन। ठीक है। तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली थी, सोडियम की, पोटेशियम की। ठीक है। ऐसे क्लोरीन के लिए हमने एग्जांपल देखी। तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और नेक्स्ट फिर हमने कहा था कि डेल्टा एच आयनाइजेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो न्यूक्लियस की ग्रिप से निकालना होगा इलेक्ट्रॉन को, उसको फ्री स्टेट में ले जाने के लिए, तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमने कहा कि जी मैग्नीशियम, जैसे फॉर एग्जांपल पहला इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो दैट वुड बी फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो दैट वुड बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर सेकंड आयनाइजेशन को हमने डिफाइन किया था टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस प्लस वन आयन to form one mole of gaseous plus two ion. So this is second ionization energy. ठीक है। और मतलब बेसिकली ये चीज ध्यान में रखें कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ये हमेशा फ्रॉम द मोस्ट, यानी द इलेक्ट्रॉन लॉस फर्स्ट दैट वुड ऑलवेज बी द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका न्यूक्लियस से कनेक्शन सबसे वीक होगा, जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में होगा। जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी एंटर इनटू द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, और रिमूव कहाँ से होगा, हमेशा फ्रॉम द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। तो जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले वो लॉस होगा। ठीक है। और फिर इसमें हमने डिस्कस किया था कि हर नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पिछली वाली से ज्यादा होती है। और इसको डिस्कस करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करने वाले थे। तो ये सारी चीजें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना हो जी? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर है। चलें तो हम फिर फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रही है जरा। जी बेटा, तो पहला फैक्टर आ जाता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। ठीक है। हमने कहा था फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो एटम का रेडियस जितना ज्यादा होगा, मतलब आप कह लेंगे एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस तो एटम का रेडियस बढ़ेगा। जो डिस्टेंस है, एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एज द एटॉमिक रेडियस increases, the distance of valence electron from the nucleus also increases. ठीक है जी। As the atomic radius increases, the distance of valence electron from the nucleus also increases, and as the distance increases, that means कि जो attraction होगी nucleus और valence electron के दरमियान वो कम होती जाएगी। Therefore, the attraction also decreases. So it would become easier to remove electron. जितना ज्यादा distance होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान होता जाएगा. So it becomes easier to remove electron, and therefore ionization energy decreases. Means के less energy would be required. जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी less required होगी. So therefore we can say the ionization energy, IE क्या है, ionization energy will डिक्रीज, और इट वुड बी लेस पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी लेस पॉजिटिव होती जाएगी. सो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस is inversely proportional to ionization energy. As atomic radius increases, ionization energy decreases, and the reason is कि डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होती जाएगी. क्लियर है बेटा ये? जी सर। ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सा, मतलब आप कह लें कि फैक्टर है, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज. सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज सिंपल क्या है, दिस इज दी यू कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
present in an atom, number of protons present in an atom. ठीक है, तो as the nuclear charge increases, the grip of nucleus on the valence electron increase. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तो न्यूक्लियस की ग्रिप भी इलेक्ट्रॉन को इतनी स्ट्रांग होगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा. तो as the nuclear charge increases, or we can say the number of protons increases, the attraction of nucleus also increases. So it becomes difficult to lose electron. ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो है ये डिफिकल्ट होता जाएगा. तो वी कैन सिंपली से कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. तो सिंपली क्या हो गया यहाँ पे कि nuclear charge is directly proportional to nuclear charge, or we can say that number of protons is directly proportional to ionization energy. As nuclear charge increases, the ionization energy gets more positive. जी बेटा, क्लियर है ये दोनों फैक्टर्स क्लियर हैं? जी सर. जी सर. ठीक है, तो दो सिंपल से फैक्टर हैं, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा, इसके बाद थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है, दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसको मतलब आप सिंपल यूं समझ सकते हैं. शील्डिंग इफेक्ट जो है ये मतलब यूं समझें कि लेट सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है. ठीक है, हम इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं कि लेट सपोज इफ दिस इज अ मैग्नेट. ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है और आपने इस मैग्नेट के चारों तरफ जो है आयरन क्लिप्स जो हैं वो इसके साथ, लेट सपोज ये आयरन क्लिप्स हैं जिसकी एक लेयर जो है वो आपने इसके साथ अटैच कर दी. तो ये जितने भी आयरन क्लिप्स हैं ये मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे, एक पूरी लेयर बन जाएगी. ठीक है, उसके बाद आपने एक दूसरी आयरन क्लिप्स की लेयर जो है वो इसके साथ अटैच करने की कोशिश की. तो लेयर 1 के बाद ये लेयर 2 जो है वो इसके साथ आ गई. ठीक है, आपने एक आयरन क्लिप्स की लेयर मैग्नेट के ऊपर लगा दी, फिर उसके बाद एक और लेयर जो है वो आपने अरेंज कर दी और समझे कि वो भी उसके साथ मतलब ज्वाइन हो गए, अटैच हो गए. अच्छा, उसके बाद आपने एक तीसरी लेयर जो है वो अटैच करने की कोशिश की. तो जब आप तीसरी लेयर आयरन क्लिप्स की अटैच करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बार बार जो आपके क्लिप्स हैं दे वुड फॉल डाउन. उसकी वजह क्या है कि ये जो आयरन क्लिप्स हैं, यानी जो थर्ड लेयर जा रही है, इसके और मैग्नेट के दरमियान में दो लेयर्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है इस थर्ड लेयर के आयरन क्लिप्स के लिए वो कम होती जा रही है. तो वो उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं करेंगे, अटैच नहीं होंगे जितना स्ट्रांगली लेयर 1 या लेयर 2 है. समझ आ रही है बेटा बात? जी सर. जी सर. ठीक है ना. तो बेसिकली ये दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, क्लियर आ रही है. ठीक है, तो ये कहलाता है मतलब शील्डिंग इफेक्ट. अब इसको आप एटम के अंदर देखें. सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है. ठीक है, लेट्स से हमने कहा ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल आ गया, फिर फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल आ गया. ठीक है, और सेकंड शेल के बाद लेट्स से हमारे पास ये थर्ड शेल है. अब इन शेल्स के अंदर भी नो कि जी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. ये हम वही ओल्ड कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं शेल्स, तो बस सिर्फ समझने के लिए. फिर ऐसे ही सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब लेट सपोज के जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो मतलब यूं समझ लें कि ये सोडियम है. ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है. दिस इज द न्यूक्लियस. अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये दो लेयर्स आ रही हैं. कौन सी? लेयर 1 एंड लेयर 2. ठीक है, ये दो लेयर्स आ रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. यानी आप कह लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये जो लेयर 1 और लेयर 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिपेलिंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी हम सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड रिपेल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिपल्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, ऐसी ये जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं लेयर 2 के, ये भी रिपेल करेंगे। और इस रिपल्शन की वजह से जो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वी कैन सिंपली से कि जो लेयर 1 और लेयर 2 है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लेयर 1 एंड लेयर 2, दे आर reducing the effect of nucleus over this electron, over this valence electron। ठीक है, यानी ये आप ये सिंपल कह लें कि दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस अगेंस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं कि शील्डिंग क्या है, द रिपल्शन caused by the inner layers of electron, inner layers of electron towards the valence electron। Okay, this is called shielding, the repulsion caused by the inner layers of electron towards the valence electron। The presence of these inner layers, the presence of these inner layers reduces the attraction of nucleus towards the valence इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर लेयर्स, यानी अगर ये बीच में ये दो लेयर्स ना होती, अगर ये लेयर 1 और लेयर 2 जो है वो ना होती, और डिस्टेंस इतना ही होता न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इन लेयर्स की एब्सेंस में अट्रैक्शन ज्यादा होती। लेकिन जब ये लेयर्स आ गई बीच में, जो लेयर 1 और लेयर 2 हो गए, नाउ दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस अगेंस्ट देयर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इस वक्त जो आपका न्यूक्लियस है, इसको आप थोड़ा सा जरा और डेप्थ में जाके देखें, तो जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और अब आप यूं सोचें कि ये 11 प्रोटॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बेसिकली जो आपके इनर शेल्स के 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 11 में से 10 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन को नलिफाई कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल इस पे कितने प्रोटॉन का इंपैक्ट आ रहा होगा? 1 का। क्योंकि जो बाकी 10 हैं, ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि हमारे पास टोटल जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं? सेंटर में 11 प्रोटॉन्स हैं। अब इन 11 प्रोटॉन्स के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो 2 प्रोटॉन्स के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मजीद 8 इलेक्ट्रॉन्स के 8 प्रोटॉन्स के इम्पैक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। तो अब 11 में से, यानी जो आपके पास 11 में से 2 प्रोटॉन थे, उसको फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन ने नलिफाई कर दिया। फिर जो बाकी 8 प्रोटॉन्स थे उनको सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स ने नलिफाई कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और चार्ज दोनों का सेम है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब ले देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन बच जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11 प्रोटॉन्स का, बट जो इस पे इफेक्ट डाल रहा है वो सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी सॉरी, जो लास्ट शेल मैंने बनाया नहीं, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज 11 प्रोटॉन का था, बट उस 11 में से सिर्फ एक प्रोटॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी 10 के इम्पैक्ट को जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो नलिफाई कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। समझ आइए मेरी बात? जी सर। हाँ जी, दोनों को क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इट इज द रिपल्शन कॉज्ड बाय द इनर लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जो न्यूक्लियस की ग्रिप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि द शील्डिंग इफेक्ट is inversely proportional to
आयनाइजेशन एनर्जी। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जितने ज्यादा इनर लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स हो गए, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर चलिए जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी रिक्वायर्ड जी, रिमूव एटॉमिक करने रेडियस के। बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। सही। ठीक है, अच्छा जी, चौथा फैक्टर आ जाता है हमारे पास। चार फैक्टर्स हैं टोटल, स्पिन पेयर रिपल्शन। ठीक है, स्पिन पेयर रिपल्शन। नाउ स्पिन पेयर रिपल्शन जो है ये हम हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, इट ओनली अप्लाइज टू दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सिमिलर एनर्जी लेवल। और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो ये जो स्पिन पेयर रिपल्शन है, इट ओनली अप्लाइज टू दोज ऑर्बिटल्स which have similar energy। ठीक है, जिनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम होता है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स के ऊपर आप स्पिन पेयर रिपल्शन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्पिन पेयर रिपल्शन क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक पी एक्स है और एक पी वाई है, और हम कहते हैं कि दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है और पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे आपको ये सोचना है कि किस में से इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिटल है, दिस इज फुली फिल्ड, दिस इज फुली फिल्ड, और ये जो ऑर्बिटल है दिस इज हाफ फिल्ड। तो सिंपल, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो ड्यू टू दैट रिपल्शन वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिमूवल वुड बी इजियर फ्रॉम द फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ड्यू टू the repulsion, electron removal will be easier from fully filled orbital। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ये जो आपका जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपल्शन की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो ये कहलाती है स्पिन पेयर रिपल्शन। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हो गए, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, स्पिन पेयर रिपल्शन। ये चार फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब जरा आ जाएं, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि एवरी नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी हायर देन द प्रीवियस वन, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी सिलेबस में से। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जीज थी, जिसको हमने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन है 494, सेकंड आयनाइजेशन 4560, थर्ड आयनाइजेशन 6940। तो मतलब थर्ड आयनाइजेशन सेकंड से ज्यादा है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा है, तो एवरी नेक्स्ट आयनाइजेशन वुड बी हायर देन द प्रीवियस वन। तो इसका रीजन क्या है? व्हाई द सक्सेसिव ionization energies increases for any element। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती क्यों है? तो सपोज अगर मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, ये चले हम एक कोई भी लेट से एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स कोई एलिमेंट है जिसका ये फर्स्ट, ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, फिर ये फर्स्ट शेल है, और फिर उसके बाद ये सेकंड शेल है। ठीक है, तो हमने कहा कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेट से। ठीक है, तो अब जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन कहलाएगी, और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, लेट से यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ठीक है, वंस दिस एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज हम कह रहे हैं कि एक्स कोई भी एटम है, व्हेन एक्स लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज।
ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। दैट मीन्स नाउ प्रोटॉन्स आर मोर इन नंबर्स, क्योंकि जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मतलब प्रोटॉन्स के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन का जो रेशो है या जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब प्रोटॉन्स बढ़ गए। ठीक है, अगर पहले 4 प्रोटॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 4 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 4 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 4 प्रोटॉन्स मिलके 3 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन्स का इम्पैक्ट बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सो नाउ इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स पे प्रोटॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गई है। ठीक है, पहले आप एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, अब आप एक कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना हमेशा मुश्किल होगा, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो एज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, atoms gain positive charge and the effective nuclear charge increases. It becomes difficult to remove electron from कैटाइन। कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमेशा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद जब सेकंड आयनाइजेशन होगी, तो सेकंड आयनाइजेशन में क्या होगा, X प्लस लूजेस अनदर इलेक्ट्रॉन टू बिकम X2 प्लस, और ज्यादा कैटाइनिक चार्ज बढ़ गया। तो जितना कैटाइनिक चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। क्लियर है बेटा ये? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। जी बेटा, तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली, फैक्टर्स की बात कर ली, वाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहलाते हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें, दैट इज ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बेसिकली हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं
डाउन द ग्रुप, ठीक है, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो पेपर में सिंपल आपसे क्वेश्चन आएगा कि जी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, उसका रीजन एक लिखा होगा आपने जी। तो चलें पहले आप बताएं व्हाट वुड बी द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? सर कम कम होगी। होगी सर। कम होगी, और रीजन? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें हम इसको देखते हैं, मतलब हमारे पास जो डेटा है हम उससे देखते हैं। ग्रुप वन के लिए देखते हैं। तो ग्रुप वन में लिथियम, लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 519, ठीक है। उसके बाद सोडियम, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 494, ठीक है। तो ये कम हो रही है, 519 से 494 हो गई। उसके बाद ग्रुप वन का तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम, पोटेशियम 418। तो देखें 519, सेकेंड एलिमेंट की 494, थर्ड एलिमेंट की 418। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप का ट्रेंड क्या आ गया कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है? लेट सपोज अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे आपने कहा, ठीक है, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? यहाँ पे तीन बातें। नंबर वन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि देखें लिथियम का न्यूक्लियर, लिथियम का जो न्यूक्लियॉन नंबर है दैट इज 7, सोडियम का न्यूक्लियॉन नंबर है 23, पोटेशियम का न्यूक्लियॉन नंबर है 39, इसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इस हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, हम कह रहे हैं कि कम हो रही है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस, जैसे आपने कहा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस कहते हैं या नंबर ऑफ शेल्स कहते हैं, एक ही बात है। लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं। तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। एक तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम तीसरा फैक्टर देखें, तीसरा फैक्टर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। लिथियम के पास 2 शेल है, ठीक है। लिथियम की अगर हम बात करें तो ये लिथियम का फर्स्ट शेल और ये लिथियम का सेकंड शेल। तो लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में, तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग सिर्फ मिल रही है, ये जो आपके पास, मतलब इसको सिर्फ इस शेल से शील्डिंग मिल रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज शील्डेड बाय 2 इनर शेल्स। दिस इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय ओनली 1 शेल, इसको सिर्फ एक शेल शील्ड कर रहा है। दिस इज शील्डेड बाय 2 शेल्स, इसको 2 शेल शील्ड कर रहे हैं। ऐसे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और उसके बाद ये फोर्थ शेल। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय 3 शेल्स। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस तो बढ़ ही रहा है, बट साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, एंड शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। Nuclear charge is directly proportional, whereas atomic radius and shielding effect are इसमें inversely हमने जो बोला proportional. सर, जी बेटा। सर आप ये लास्ट में जो बात की वो रिपीट कर दे, मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा कौन सी बात? यानी ये न्यूक्लियर चार्ज का समझ में आ गया आपको? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। सर ये पोटेशियम वाली जो आप थर्ड 3 शेल्स का बता रहे थे। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिथियम का है, ये लिथियम का, यानी ये लिथियम का एटम हमने बनाया, तो लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिस इज शील्डेड बाय ओनली 1 शेल, एक शेल से शील्डिंग मिल रही है इसको। ये सोडियम है, सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिस इज, ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिस इज शील्डेड बाय 2 शेल्स, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, तो इसको 2 शेल शील्ड कर रहे हैं। और जो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय 1, 2, 3 शेल्स,
तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसको मिल रही है? पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा शील्डिंग मिल रही है। इसका मतलब पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा एज कम्पेयर टू लिथियम और सोडियम, क्योंकि इसकी शील्डिंग ज्यादा है। जितनी शील्डिंग बढ़ेगी उतना न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन वीक होता जाएगा। जितना कनेक्शन वीक होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना उतना ही आसान होगा। अब क्लियर है बेटा ये बात? जी सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन फैक्टर्स थे, तीनों फैक्टर्स ही जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जी एक तरफ तो न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि जी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियस, ये भी बढ़ रहा है। तीसरी तरफ शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी बढ़ रहा है। ये दोनों मिलके आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, हम कह सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इज ऑफसेट बाय दीज टू फैक्टर्स। ये दोनों मिलके इसको ऑफसेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ ये एक फैक्टर होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि बाकी दोनों फैक्टर्स अगेंस्ट में हैं और बाकी दोनों फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज is cancelled out or offset by the increase in atomic radius and shielding effect, क्योंकि दो फैक्टर्स अगेंस्ट में चले गए, shielding effect, therefore overall trend is it becomes easier to remove electron। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी it becomes easier to remove electron and ionization energy decreases down the group। ionization energy decreases down the group, और वो हमने वैल्यूज से भी देख लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है। हाँ जी, दोनों को क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये हमने पहला ट्रेंड जो है वो डिस्कस किया कि एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जाता है, एंड दैट इज व्हाई मेटल्स गेट मोर एंड मोर रिएक्टिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, बिकॉज जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, अभी हमने देखा कि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 519 किलो जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, सोडियम में से 494, और पोटेशियम में से रिमूव करने के लिए 418। तो मतलब जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। सो वी कैन से दैट पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम और लिथियम बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आयनाइजेशन। ये बहुत तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। जी, क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे। द नेक्स्ट ट्रेंड इज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अभी तो हमने देखा डाउन द ग्रुप, अब सेकंड ट्रेंड क्या है? अक्रॉस द पीरियड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो लेट सपोज हम सेकंड पीरियड को डिस्कस करते हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, हम ग्रुप 7 तक जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, अब इसमें देखें लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं हम। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 519। The ionization energy of lithium is 519, beryllium 900, beryllium 900, boron 799,
बोरॉन की कितनी है 799, देन कार्बन 1090, कार्बन 1090, देन नाइट्रोजन 1400, नाइट्रोजन 1400, उसके बाद ऑक्सीजन 1310, ऑक्सीजन 1310, देन फ्लोरीन 1680, फ्लोरीन 1680। चले हम नियॉन की भी डिस्कस कर लेते हैं। नियॉन की कितनी है 2080, नियॉन 2080, तो नियॉन को भी लिख लेते हैं, नियॉन 2080। तो पहली चीज तो जो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी कि किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो नोबल गैस एलिमेंट की होगी, क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबल ionization energy in any period would be of noble gas elements. So noble gas or group 8 elements would have the highest ionization energy in a group in a period. ठीक है, इसके रीजन के ऊपर आते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे बताएं ट्रेंड क्या है जी, अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या ट्रेंड है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, बढ़ती है बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ आपको इसमें एक्सेप्शंस मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पे देखें कि बोरॉन जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन तो यहाँ पर है, बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 एलिमेंट की आयनाइजेशन ग्रुप 2 से कम है, ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा दूसरी एक्सेप्शन कहाँ पर है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 इज हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ग्रुप 6। ठीक है, ग्रुप के ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की कम है। तो चले हम इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन को, पहले जरा जनरल ट्रेंड की तरफ आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो पहले तो ये बताएं कि व्हाई इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, बढ़ती क्यों है? सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड पर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट Same रहती है। एटॉमिक रेडियस, क्योंकि देखें अगर हम लिथियम की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड है, इसका मतलब सबके पास 2 ही शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल सेम है अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। हमें मालूम है कि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। तो पहला फैक्टर जैसे आपने कहा, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज increases. Nuclear charge increases, which is directly proportional to ionization energy. Secondly, number of shells same है, तो atomic radius same होना चाहिए, बट जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप भी शेल्स पर बढ़ेगी, और जब न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ेगी तो शेल्स जो हैं दे वुड मूव स्लाइटली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के क्लोज मूव करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो स्लाइटली श्रिंक कर जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेल्स, वो तो सेम है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, उसकी वजह क्या है? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, यानी एटॉमिक रेडियस पे भी जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज ही है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, बट एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम पढ़ेंगे जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से
एटॉमिक रेडियस स्लाइटली श्रिंक कर जाता है, तो मतलब जो शेल्स हैं वो स्लाइटली दे मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज क्या है, शील्डिंग सेम है क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग कांस्टेंट है क्योंकि सबके पास एक ही शेल है, एक ही इनर शेल है और उस इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो शील्डिंग कांस्टेंट, दैट मींस शील्डिंग का तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी वुड इंक्रीज। सो एज न्यूक्लियर चार्ज increases, atomic radius slightly decreases, it becomes difficult to lose electron, therefore ionization energy increases। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल होता जाएगा। तो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी कम होती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मेटल्स टुवर्ड्स नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स टुवर्ड्स नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स में कम होती है। तो क्रॉस द पीरियड मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, the ability to lose electron decreases, and the reason is increasing nuclear charge। जी बेटा, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। जी, दोनों को क्लियर? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, यानी हमने कहा कि जी बेरिलियम और बोरॉन, ऑल्दो बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि जी एक्सप्लेन ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन इज हायर एज कंपेयर टू बेरिलियम, स्टिल इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। जी हाँ जी बेटा, क्या वजह हो सकती है? देखें, इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम दोनों की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, ठीक है। मुझे पता है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 900, और इसकी है 799, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 900, और बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी है 799, यही थी, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएं मुझे जरा, शाबाश जल्दी से। So 1s2, 2s2, 1s2 2s2, और बोरॉन की बताएं। 1s2, 2s2 और 2p1। 2p1, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन 2s, ठीक है, दिस इज द वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है, और बोरॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, इसका वैलेंस ऑर्बिटल 2p में है, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल कौन सा है, 2s या 2p? 2p। 2p हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो हम पहली चीज तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ, हम कहते हैं कि जी दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज इन 2p, and the valence electron of beryllium is in 2s, and 2p is higher energy level as compared to 2s। 2p जो है वो 2s से के मुकाबले में ज्यादा हायर एनर्जी लेवल है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, 2p में से या 2s में से? 2s में। सोच के बताएं बेटा। सर 2p में से। 2p में से, जो हायर एनर्जी लेवल है मतलब उसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा।
कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल में होगा उसको रिमूव करना ज्यादा आसान होगा। यानी हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास लेट से एनर्जी एक्सेस है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। ठीक है, ये 2s है, ये 2p है, तो 2p की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको रिमूव करना भी आसान होगा एज कंपेयर टू 2s। समझ आ रही है बात? ये एनर्जी एक्सेस है जी। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन 2p में होगा उसको रिमूव करना आसान होगा। उसकी वजह क्या है? 2p की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p कैन बी इजिली रिमूव्ड as it would require less amount of energy as compared to the electron present in 2s। 2s में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है। 2p का जो इलेक्ट्रॉन है इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, ये हायर एनर्जी लेवल है। एक बात तो ये हो गई कि एनर्जी ज्यादा है। सेकेंडली, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s, the electron present in 2s is only shielded by 1s electrons। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो 2s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको सिर्फ कौन शील्ड कर रहा है? 1s के दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। बट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p इज शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s। 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उसको 1s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं और 2s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा शील्डिंग किसको मिल रही है? 2p के इलेक्ट्रॉन को। 2p के इलेक्ट्रॉन को। तो किसको रिमूव करना आसान होगा? 2s के 2p के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 2p के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s is only shielded by the electron in 1s, but the electron in 2p is shielded by 1s electrons and 2s electrons। ठीक है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन है उसको 1s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर रहे हैं। सो 2p इलेक्ट्रॉन विल फील more shielding or more screening, so it would require less amount of energy। shielding जितनी बढ़ेगी आयनाइजेशन कम होगी। तो अब तीन बातें हो गई यहाँ पे, देखें तीनों को हम जमा करते हैं। नंबर वन, यानी हम बात कर रहे थे कि why the ionization energy of boron is less than बेरिलियम। ठीक है, तो अब इसमें हम जरा इनको पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं। तो हमने कहा जी बेरिलियम मतलब बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, बेरिलियम की ज्यादा क्यों है? ऑल्दो बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज है 5, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज है 4, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होना चाहिए था। तो पहला पॉइंट तो इसके फेवर में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आया? हमने कहा जी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसका? बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन 2s और बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2p में, विच इज हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल मतलब डिस्टेंस भी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से बोरॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, पहला फैक्टर क्या था? न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस, एनर्जी लेवल। तीसरा फैक्टर शील्डिंग। द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज ओनली शील्डेड बाय 1s, बट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज शील्डेड बाय 1s एंड 2s। तो मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर बोरॉन के फेवर में है, कौन सा वाला? न्यूक्लियर चार्ज। ये फैक्टर फेवर में है बोरॉन में कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट बाकी जो दोनों फैक्टर हैं, इसका एनर्जी लेवल भी कम है, इसके लिए शील्डिंग भी कम है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बेरिलियम इज प्रेजेंट, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज इन लोअर एनर्जी लेवल प्लस लेस शील्डिंग। So overall, the electron of beryllium would require more amount of energy क्योंकि इसका डिस्टेंस भी कम है, इसमें शील्डिंग भी कम है, ऑल्दो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, बट बाकी दोनों फैक्टर्स मिलके इसके फेवर में आ रहे हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम
would be higher as compared to energy required to remove electron from boron, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में है, प्लस इसकी शील्डिंग भी ज्यादा है। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। ठीक है, तो ये मतलब पूरा इसको कंप्लीट एक मतलब तीनों पॉइंट्स डिस्कस किए। अब आंसर तो जाहिर सी बात है आपने वर्ड्स में 2-3 लाइंस में देना होगा, बट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज ऑल्दो इसका ज्यादा है, बट स्टिल इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है और मोर शील्डिंग में। तो हायर एनर्जी लेवल प्लस मोर शील्डिंग, दीज टू फैक्टर्स offset the effect of nuclear charge, and overall the energy required to remove electron from boron is less as compared to energy required to remove electron from beryllium. और ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ बेरिलियम बोरॉन पे अप्लाई नहीं होता, दिस ट्रेंड अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। यानी हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 would have a higher ionization, would have a higher first ionization as compared to the elements of group 3। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि बताएं मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन ज्यादा होगी या एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, तो बताएं किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। ठीक है, और हम चेक भी करते हैं कि वाकई मैग्नीशियम की ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 736 और एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 577। ऑल्दो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, बट स्टिल इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस, एंड द रीजन इज अगेन, अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन है। और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। So the valence electron of magnesium is in 3s, and the valence electron of aluminum is in 3p. And which one is higher energy level? 3p। 3p, तो 3p में से रिमूव करना आसान होगा। Secondly, the 3s electron is only shielded by 1s, 2s and 2p, and 3p electron is shielded by 1s, 2s, 2p and 3s. तो more shielding for aluminum, डिस्टेंस भी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है, ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, बट बाकी दोनों फैक्टर्स कौन से? डिस्टेंस और शील्डिंग, ये दोनों मिलके न्यूक्लियर चार्ज को ऑफसेट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। जी बेटा, यहां तक बात क्लियर? जी सर क्लियर है। सब दोनों को क्लियर है? जी सर। चले जी, तो ये हमने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की एक्सेप्शन तो पढ़ ली, अब रह गई ग्रुप 5 और ग्रुप 6 की एक्सेप्शन, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और उसमें इसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस करनी है, तो ये चैप्टर हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके कुछ पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल